गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग अपने इस वीडियो में करंट अफेयर्स 11 जुलाई 2020 के ऊपर में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए ऑलमोस्ट 2 हफ्ता बीत चुका है जुलाई का, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमने हमारे पहले के वीडियो में भी देखा, कवर किया। अगर आपने हमारा वो वीडियो को रेफर नहीं किया तो प्लीज उसको रेफर कर सकते हैं, आपका जीके अपडेट हो जाएगा। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे उनको अच्छे से याद कर लेने का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये जो भी मैं पॉइंट्स प्रिपेयर करता हूँ ना, ये खास करके यूपीएससी को पॉइंट में रख के प्रिपेयर करता हूँ ताकि यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चंस अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ज्यादातर पूछता है। तो प्लीज इन सभी को अच्छे से देखिए और मेरे पूरे वीडियो से फायदा उठाने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आइए शुरुआत कर देखते हैं। परमानेंट कमीशन टू ऑल वुमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। अभी देखिए पहले क्या होता था कि एक टाइम पीरियड के बाद में वुमेन ऑफिसर्स को हटा दिया जाता था, लेकिन अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, सुप्रीम कोर्ट आ गया है, प्लस उन्होंने गवर्नमेंट के डिसीजन को गलत बताया है। और उन्होंने कहा है कि अब से जो वुमेन ऑफिसर्स होंगे आर्मी में उनको परमानेंट स्टाफ का दर्जा दिया जाएगा। वुमेन ऑफिसर्स आर एलिजिबल टू टेनेंट ऑल द कमांड अपॉइंटमेंट्स एट पार विद द मेल ऑफिसर्स। यहां ध्यान दीजिएगा, एट पार विद द मेल ऑफिसर्स। मेल ऑफिसर्स के को जो भी सुविधाएं दी जाती थी, खास करके उनका टेन्योर को लेकर के, वो सभी सुविधाएं अब से वुमेन ऑफिसर्स को भी दी जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है। द कोर्ट डिसमिस द गवर्नमेंट स्टैंड दैट, ये गवर्नमेंट का स्टैंड था दैट ओनली वुमेन ऑफिसर्स विथ लेस देन 14 ईयर्स ऑफ सर्विस, वैसे वुमेन ऑफिसर्स जिनका सर्विस का जो टेन्योर होता है 14 साल से कम है, तब तक वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और टू बी कंसिडर्ड फॉर परमानेंट कमीशन, जैसे ही उनका वो पीरियड खत्म होता है फिर वो परमानेंट कमीशन के अंदर में नहीं आते हैं। एंड दोज विथ ओवर 20 ईयर्स शुड बी पेंशनड इमीडिएटली, और जिनका काम करते हुए 20 साल हो चुका है, 20 ईयर्स हो चुका है, शुड बी पेंशनड इमीडिएटली। भाई अब उनको अपना रास्ता देख लेना चाहिए। नाउ द एक्चुअली इन द सेंस कि 20 साल होने के बाद में ना द आर्मी इज नॉट देयर कप ऑफ टी, ऐसा सोच था गवर्नमेंट का, लेकिन अभी अब ये चेंज हो गया है। ठीक है, देखिए दो पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एक यहाँ इन्वॉल्व होता है आर्टिकल 14, दूसरा होता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? वायलेटेड इक्वलिटी अंडर लॉ। आर्टिकल 14 आप लोग सब कुछ जानते हैं, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी ऑफ लॉ होता है। तो ये बताता है कि भाई जब आर्टिकल 40 ये सबको सबको सबके लिए ये फंडामेंटल राइट्स है, सॉरी फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ये आर्टिकल 14 अप्लीकेबल सभी के लिए होता है। तो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि यार ये जो फंडामेंटल राइट्स का जो एक एरिया आ रहा है, ये तो सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वुमेन्स ऑफिसर को इसके लिए अलग कर दिया जा रहा है। और दूसरा है आर्टिकल 16। अभी आर्टिकल 16 में डिस्क्रिमिनेशन, अगर आर्टिकल 16 होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए सभी को इक्वल प्रोपोर्शनेट में सबको चांस दिया जाएगा, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वुमेन्स के लिए एक अलग रूल है और मेंस के लिए एक अलग रूल है आर्मी में। तो इसी के लिए इसको हटाते हुए अभी सभी के लिए परमानेंट कमीशन का दर्जा दे दिया गया है, सभी जितने भी वुमेन ऑफिसर्स हैं आर्मी में उनको। बहुत ही अच्छी पहल है। ये था हमारा आज का पहला पॉइंट। अभी हम लोग हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा पॉइंट है इस करंट अफेयर्स का, वो है ब्यूबोनिक प्लेग। अभी ब्यूबोनिक प्लेग क्या है? देखिए प्लेग आप लोग सभी को जानते हैं कि चूहा से जो एक एक डिजीज फैलता है, प्लेग जिसको बोलते हैं, लेकिन ये है ब्यूबोनिक प्लेग। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस यहाँ आपने को देखने को मिलेगा। बयानूर, ये एक सिटी है नॉर्दर्न चाइना में। Bayanur, a city in northern China, is on high alert after a suspected case of bubonic plague was reported. वहां पर अभी एक bubonic plague रिपोर्ट किया गया है, सिटी को हाई अलर्ट में रखा गया है, बयानूर को, क्योंकि वहां पर ये ब्यूबोनिक प्लेग पाया गया है। तो अभी देखिए प्लेग क्या होता है? द प्लेग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। ये बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना होगा, बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, इससे प्लेग होता है, विच इज फाउंड इन एनिमल्स, पर्टिकुलरली rodents, चूहा सब जो रहता है उसमें ये पाया जाता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस
थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड फ्लीज। जो इन्फेक्टेड हो चुके एनिमल्स और फ्लीज उससे ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है। ध्यान दीजिएगा। इन द मिडिल एजेस 5th थ्रू 15th सेंचुरी, 5 से 15 सेंचुरी के बीच में, प्लेग वाज आल्सो नोन एज ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ का उसको नाम दिया जाता था 5 से 15 सेंचुरी के बीच में, एज इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन यूरोप। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कारण था। यूरोप में लाखों की संख्या में इससे लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसके लिए इसको ब्लैक डेथ का भी नाम से जाना जाता था। 3 तरह का होता है ये प्लेग। ये एक होता है ब्यूबोनिक, दूसरा होता है न्यूमोनिक, तीसरा होता है सेप्टिसीमिक। ये 3 नाम याद रखिए, ब्यूबोनिक, न्यूमोनिक और सेप्टिसिमिक। ठीक है, ये हमने देखा अभी ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, CAATSA, काटसा। ठीक है, काउंटरिंग काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये क्या होता है और अभी ये लाइमलाइट में क्यों है? देखिए, द यूएस हैज अर्ज्ड ऑल इट्स allies एंड पार्टनर्स टू फॉरगो ट्रांजैक्शन विथ रशिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यूएस ने वार्न किया है, एक तरह से अपना अपना संदेश भेजा है अपने हर अलाइज को कि रशिया के साथ में अगर वो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो काइंडली उसको रोक दीजिए। दैट रिस्क ट्रिगरिंग सैंक्शंस, क्योंकि अभी अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर में सैंक्शंस लगा दिया जाएगा इस लॉ के अंदर में, ये एक्ट के अंदर में। ये एक्ट क्या है? द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा। ठीक है, enacted in 2017, 2017 में इसको इनेक्ट किया गया था। इट इज यूएस फेडरल लॉ दैट इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन ईरान। ईरान के ऊपर में सैंक्शन किया गया था क्योंकि वो यूरेनियम एनरिचमेंट का इस्तेमाल गलत तरीके के लिए कर रहा था। नॉर्थ कोरिया के ऊपर में भी इसको सैंक्शन को इम्पोज किया गया था और रशिया के ऊपर भी। तो अभी ये खास करके रशिया के लिए वार्न किया जा रहा है यूएस के द्वारा, क्योंकि अभी इंडिया, खास करके आप बोल सकते हो कि इंडिया को बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अभी ऐसा पोजीशन में है कि वो यूएस से अपना जो फ्रेंडशिप है उसको खराब नहीं करेगा, क्योंकि यूएस से उसका फ्रेंडशिप बढ़ रहा है अभी। साथ ही साथ जो अदर कंट्रीज है, खास करके जो रशिया हो गया, ईरान हो गया, जिसके ऊपर में ये सब सैंक्शंस लगे हैं, वो सब से भी बहुत हेल्प होता है। ट्रेड्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंट्रीज के साथ में, खास करके ऑयल्स को लेकर के, पेट्रोलियम्स को लेकर के। तो इंडिया उन कंट्रीज के साथ भी अपना रिलेशन खराब नहीं होने देगा। तो अभी ये इंडिया के लिए एक बहुत ही क्रूशियल मैटर है। अगर वो यूएस की तरफ ज्यादा झुकता है तो वो फिर दूसरे कंट्री की तरफ से उसको हाथ खींचना पड़ेगा। अगर उधर से हाथ नहीं खींचता है तो यूएस फिर इंडिया की तरफ से अपना हाथ खींचना शुरू कर सकता है। तो ये अभी देखना है कि अभी आने वाले टाइम में अभी अपने को क्या देखने को मिलता है। तो ये एक्चुअली खास करके आप बोल सकते हो कि इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर नहीं करेगा तो इंडिया के ऊपर भी यूएस सैंक्शन लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। ठीक है, देखिए 4 तरह का सैंक्शंस अपने को देखने को मिलता है। एक होता है अगर किसी भी तरह का सैंक्शन लगाया गया किसी कंट्री के ऊपर में या किसी इंडिविजुअल के ऊपर में, तो पहला होता है प्रोविजन ऑन लोन्स टू बी सैंक्शनड पर्सन। मतलब कि अगर किसी इंसान के ऊपर में अगर कोई लोन दिया जा रहा है और वो उसको पाया गया, वो इंसान की वो रशिया के साथ में, ईरान के साथ में, अभी अभी ईरान और नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहे, अभी खास करके रशिया की बात कर रहे हैं, वो उसके साथ में कोई कहीं कोई ट्रेड में इन्वॉल्व हुआ है, खास करके कोई आर्म्स एंड आर्मामेंट्स के लिए कुछ ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में ये लोन्स के रिगार्डिंग सैंक्शन लगाया जा सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स, जो एग्जिम बैंक होता है किसी कंट्री का होता है, तो खास करके वो सब के ऊपर में भी सैंक्शंस लगाया जा सकता है। तीसरा होता है प्रोहिबिशन ऑन प्रोक्योरमेंट बाय यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। अगर कोई यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की तरह से कुछ प्रोक्योर कर रहा है, कुछ परचेज कर रहा है और वहाँ यूएस की गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज्ड रेट पे दे रही है या कुछ कुछ अच्छे स्कीम्स के साथ में दे रही है, तो वो सब भी उसके ऊपर में सैंक्शन लग जाएगा, वो प्रोहिबिट किया जाएगा कि भाई आपको नहीं दिया जाएगा। यूएस मतलब एक तरह से यूएस किसी भी तरह से आपको हेल्प नहीं करने जा रही है। और चौथा क्या है? डिनाइल ऑफ वीजा टू पर्सन्स। ये जो वीजा इशू होता है, यूएस यूएस का वीजा लेने के लिए हम लोग देखते हैं कि यूएस अभी काफी लाइमलाइट पे है। H1B वीजा को लेकर के बहुत सारा चीजों पर रोक लगा दिया यूएस ने, तो उनको वीजा देने में भी वो मतलब हर तरह से रोका जाएगा उनको, ताकि वो यूएस में भी इंटर ना कर सके। तो ये सैंक्शन एक्चुअली इंडिया अपने साथ नहीं होने देना चाहेगा।
तो अभी देखते हैं आने वाले टाइम में अपने को देखने को मिलेगा कि इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है। ठीक है, ये है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द नेम ऑफ बटरफ्लाई रिसेंटली रिकॉर्डेड एज द लार्जेस्ट इन इंडिया। अभी इंडिया में लार्जेस्ट बटरफ्लाई आइडेंटिफाई किया गया है, उसका नाम क्या है। देखिए ये बटरफ्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये बटरफ्लाई है, ये इंडिया में सबसे लार्जेस्ट अभी तक पाया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। नाम याद रखिए, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। हिमालयन बटरफ्लाई नेम, ये हिमालयन बटरफ्लाई क्योंकि ये उत्तराखंड में पाया गया है, इसी के लिए इसको हिमालयन बटरफ्लाई नेम गोल्डन बर्डविंग दिया गया इसका नाम। द फीमेल गोल्डन बर्डविंग वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम डीडी हाट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये जगह है डीडी हाट, वहां से पाया गया है। द लार्जेस्ट मेल वाज फ्रॉम द वांखर बटरफ्लाई म्यूजियम इन मेघालय कैपिटल शिलोंग। मेघालय का जो कैपिटल है शिलोंग, वहां से इसका मेल, इस बटरफ्लाई का जो मेल है, मेल गोल्डन बर्डविंग, वो उसको वहां से पाया गया है। ठीक है, द विंग स्पैन ऑफ फीमेल गोल्डन बर्डविंग इज 194 mm। जो विंग स्पैम होता है, क्योंकि इसी से ये कितना बड़ा है कितना लार्ज है इसका अनुमान लगाया जाता है। तो द विंग स्पैन ऑफ द फीमेल गोल्डन बर्ड विंग इज 194, 194 mm का है। द स्मॉलेस्ट इज द क्वेकर। जो सबसे छोटा जो बटरफ्लाई होता है उसका नाम है क्वेकर। क्वेकर का साइज, विंग स्पैन का साइज क्या होता है? 18 mm। मतलब आप देख सकते हो कहाँ 18 mm, कहाँ 194 mm। तो काफी बड़ा अपने को ये बटरफ्लाई मिला है, इंडिया में इसका नाम दिया गया है गोल्डन बर्ड विंग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इडलिब, IDLIB। इडलिब क्या है ये और कहाँ पर है ये इडलिब? देखिए अभी रिसेंट में देखा गया है कि सीरियन एंड रशियन प्लेन्स हैव कैरिड आउट डेडली एरियल स्ट्राइक ऑन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड मार्केट्स। अभी रिसेंट पे देखा गया है, वो उस जगह का नाम है इडलिब प्रोविंस। ये सीरियन और रशियन का प्लेन्स अभी एयर स्ट्राइक किया है। वो ये इडलिब में कुछ स्कूल्स थे, हॉस्पिटल थे, वहां पर भी एयर स्ट्राइक किया गया है, बमबारी जो की जाती है। UN investigators have termed this attacks as war crime। UN ने इसको वॉर क्राइम का दर्जा दिया है कि भाई ये बहुत ही खतरनाक एयर स्ट्राइक था। इडलिब इज अ सिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया। सीरिया का एक पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न में आता है ये, जिसका नाम इडलिब दिया गया है। ठीक है, 59 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ एलेप्पो। अभी देखिए ये सीरिया, आपको ये पूरा का पूरा ये एरिया आपको सीरिया देखने को मिल रहा है। ये सीरिया, सीरिया का नॉर्थ वेस्ट, सीरिया का नॉर्थ वेस्ट ये हो गया। यहाँ पर आपको ये इडलिब देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी इसी के पास में आपको यहाँ पर इस तरफ में अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर आपको जॉर्डन देखने को मिलता है। थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हो तो यहाँ अपने को इराक देखने को मिलता है। इजराइल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये इजराइल हो गया। और यहाँ इसी के पास में आपको वो वेस्ट बैंक का एरिया दिखेगा, पैलेस्टीन का एरिया दिखेगा। ठीक है, ये सब एरिया में दिखेगा। और इसी के पास में यहाँ पर आपको डेड सी, ये जॉर्डन और जॉर्डन के बगल में और इजिप्ट के इधर में आपको यहाँ पर डेड सी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है काफी ज्यादा लाइमलाइट में रह रहा है, तो एग्जाम में ज्यादा चांसेस है किसी कहीं से ना कहीं से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेरूसलम भी आपको यहाँ पर एक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा कि सीरिया का एक पार्ट है इडलिब, इसको प्लीज याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनाथ सिंह ई इनॉग्रेटेड ₹43 करोड़ 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। राजनाथ सिंह जी ने अभी 43 करोड़ का 6 ब्रिज का इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट हुआ क्योंकि अभी कोविड और लॉकडाउन के कारण लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो इनॉग्रेट किया गया है। बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 6 ब्रिजेस बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी टोटल लागत करीब करीब 43 करोड़ रुपए के आसपास आई है। ठीक है, दीज वेर बिल्ड इन अ रिकॉर्ड टाइम, बहुत ही कम समय में इसको बनाया गया। रिकॉर्ड टाइम बाय द प्रोजेक्ट संपर्क, ये नाम प्लीज याद रखिए, प्रोजेक्ट संपर्क ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। ये 6 ब्रिज जो है, ये क्या इनका नाम है? तरना 1, ये ब्रिज है सबसे बड़ा 160 मीटर्स का। दूसरा है टर्ना 2, ये है 300 मीटर्स का। सॉरी, ये जो टर्ना 2 है ये सबसे बड़ा है 300 मीटर्स का। पलवन ब्रिज 91 मीटर्स का है।
गोडवाला ब्रिज ये 151 मीटर्स का है। पहाड़ी वाला ब्रिज ये 61 मीटर्स का है। और जो सिक्स्थ वाला है वो है पनियाली ब्रिज, ये है 31 मीटर्स का। तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं। हो सकता है कि किसी एक का नाम आपको उठा के ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए। जम्मू एंड कश्मीर में 6 नए ब्रिज बनाए गए हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा। 43 करोड़ के लगभग का टोटल लागत आया है और इसको असिस्ट किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओडिशा CM नवीन पटनायक लॉन्चेस ब्लूइश BLUIS ब्लूइश फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी। यहां ध्यान दीजिएगा, यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड्स। देखिए ये जो वर्ड है ना AI, ये अभी आपको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में चल रही है। तो अभी ये ओडिशा गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि जो भी गवर्नमेंट लैंड्स है उसको मॉनिटर करना है, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, ताकि जो गवर्नमेंट लैंड है वो सुरक्षित रहे, उस पर कोई कोई जबरन कोई उस वहां पर उसको हड़प नहीं ले, कुछ गलत नहीं हो जाए किसी के साथ में। On 8th July 2020, the Chief Minister of Odisha नवीन पटनायक लॉन्च द भुवनेश्वर, देखिए इसका ब्लूइस का फुल फॉर्म क्या है? भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम ब्लूइस, अ फ्लैगशिप डेवलपमेंट ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस डिपार्टमेंट। ओडिशा, यहाँ ये देखिए इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ओडिशा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज हाई रेजोल्यूशन स्टेट सैटेलाइट इमेजरी utilizing space technology and artificial intelligence to monitor government lands. ब्लूइस इज अ वेब एंड मोबाइल बेस्ड, देखिए दोनों ही में ये काम करेगा, ये वेब बेस्ड भी है और ये मोबाइल बेस्ड भी है। सॉल्यूशन टू मॉनिटर द अनऑथराइज्ड चेंज ऑफ लैंड यूज एंड टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स। बहुत सारा गवर्नमेंट लैंड को हड़प कर लिया जाता है, इनको इनक्रोच कर लिया जाता है, उस सभी चीज को रोकने के लिए ये स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगा। ब्लूइश भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राजस्थान लॉन्चेस प्योर फॉर श्योर वीक लॉन्ग कैंपेन टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। अभी के दिनों में हमने को देखने को मिल रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत सारी मिलावट हो रही हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का जो गवर्नमेंट है उसने ये एक कैंपेन लॉन्च किया है, प्योर फॉर श्योर, मतलब कि प्योरिटी के लिए आप श्योर हो ले। तो इसमें क्या है कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको उनकी जांच रेगुलर बेसिस पे होगी, ताकि लोगों को जो भी मिल्क प्रोडक्ट दिया जाए, डेयरी प्रोडक्ट दिया जाए, वो शुद्ध हो, प्योर हो। ऑन 8th जुलाई 2020, रघु शर्मा हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान launched the week-long campaign Pure for Sure from 8th July 2020 to 14th July 2020 to ensure the purity of milk and dairy product. The food safety officers are provided with the equipment and facilities required to test the जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे उनको वो हर सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी, इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज, ताकि वो हर एक तरह का मतलब कहीं का भी सैंपल को किसी भी तरह से वो लोग टेस्ट करके देख सके कि ये कितना प्योर है। तो राजस्थान गवर्नमेंट का ये एक कैंपेन है, प्योर फॉर श्योर। ठीक है, प्योर फॉर श्योर ये डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि अभी हम लोग रिसेंट में देख रहे हैं कि नेपाल के साथ में इंडिया का रिलेशन थोड़ा सा भी खराब चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये एक और भी उसी से रिलेटेड एक आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है। नेपाल केबल टीवी ऑपरेटर बैन ऑल इंडियन न्यूज एक्सेप्ट दूरदर्शन। दूरदर्शन को छोड़ करके नेपाल का जो केबल टीवी ऑपरेटर है वो इंडिया का सारा न्यूज चैनल को बैन कर चुका है, केवल दूरदर्शन को छोड़ करके। The move comes hours after former deputy prime minister and the ruling party's spokesperson Narayan Kaji Shrestha said that the Indian media's baseless propaganda against the Nepali government and Prime Minister KP Sharma Oli has crossed all limits. उन्होंने ये एलिगेशंस लगाया है कि जो इंडियन न्यूज चैनल्स है वो एक गलत ही मतलब बेसलेस प्रोपागंडा यूज करते हैं नेपाल गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए,
साथ ही साथ जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उनके उनके अगेंस्ट में भी कुछ कुछ खराब बातें की जाती है मीडिया में, जो कि नेपाल के लिए और नेपाल का सिटीजन्स के लिए, नेपाल की गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी इंडियन न्यूज चैनल है एक्सेप्ट दूरदर्शन, सभी को नेपाल में बैन कर दिया गया है। The move by Nepal's multi-system operator comes at a time when tensions are running slightly high। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इंडिया और नेपाल के बीच का वो टेंशन मतलब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो हाई टेंशन चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। आफ्टर द नेशन रिवाइज, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि नेपाल के पार्लियामेंट में वो बिल पेश किया गया था, जहां पर उसने एक पॉलिटिकल मैप को दिखाया था, अपना 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 ही पॉलिटिकल मैप को रिवाइज किया और इंडियन टेरिटरी को अपना पार्ट बताते हुए दैट आर क्लेम्ड बाय इंडिया, जो तीन मेनली पॉइंट है जो उत्तराखंड का एरिया आता है, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। ये तीन जगह को नेपाल अपना टेरिटरी को क्लेम कर रहा है और एक्चुअली में ये इंडिया का पार्ट है, हमारे इंडिया का उत्तराखंड का ये पार्ट है। ठीक है, तो इस टाइम में अभी नेपाल का इस तरह का हरकत ये इंडिया से नेपाल का रिलेशन को और भी खराब कर सकता है। हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज का, यूएई टू बी फर्स्ट अरब नेशन टू सेंड प्रोब टू मार्स। यूएई पहला अरब नेशन बन जाएगा जो कि अपना एक सैटेलाइट भेजेगा मार्स पे, ताकि अपने कंट्री के लिए वो कुछ वेदर फोरकास्टिंग्स में उसको काफी ज्यादा हेल्प हो। ठीक है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, has announced to send probe to Mars to capture comprehensive image of the weather in the atmosphere of Mars। ठीक है, with this the UAE will be first Arab nation to achieve the milestone। मतलब मार्स भेज करके मार्स के बारे में, वहां का वेदर सिस्टम क्या है, वहां का कुछ फोटोज वो कैप्चर करना चाहेगा, ताकि अपने अपने यहाँ का जो मतलब स्पेस से रिलेटेड उनका जो अचीवमेंट है उसको और भी आगे तक बढ़ाया जा सके। तो यूएई अरब नेशन का पहला ऐसा कंट्री बनने जा रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज का, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन एमपी। मध्य प्रदेश में रेवा एक जगह है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सोलर पावर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। ये भी आप बोल सकते हो कि मतलब जो इनॉग्रेशन होता है कि भाई दूर से ही, क्योंकि आना जाना अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है, तो इसी के लिए इसको इसी तरह से देखा गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 750 मेगावाट, ये प्लीज इसको याद रखिए, 750 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये, कि जो हमारा कमिटमेंट है, आप हमारा इंडिया का कमिटमेंट आप बोल सकते हो, वो अर्थ समिट 1992 का हो या अर्थ प्लस 20 समिट हो 2002 का, सॉरी 2012 का, या फिर आप पेरिस समिट को बोल सकते हो। मतलब हर एक जगह में इंडिया ने अपना ये कमिटमेंट दिया है कि आने वाले टाइम में 2030-31 तक हम लोग जो हमारे 2005 का जो हमारा लेवल था कार्बन लेवल, उसके नीचे हम लोग ले जाएंगे। तो ये सब जो पहल हो रही है, ये सभी हमें वो माइलस्टोन तक पहुंचने में हेल्प करेगा, ताकि धीरे धीरे हम लोग जितना भी ज्यादा हो सके रिन्यूएबल सोर्स को यूज करें और नॉन रिन्यूएबल सोर्स का हम लोग कम करते जाएं। ठीक है, तो ये 750 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये किया गया। ठीक है, ऑन 10th of July 2020, 10 जुलाई को कल ये इसको इनॉग्रेट किया गया था। The Prime Minister in his inaugural address said that the solar plant will not only provide electricity to the industries in Rewa but also to metro rail in Delhi। देखिए ये जो 750 मेगावाट का जो ये प्लांट बनाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाया जाएगा, इससे केवल रेवा के लोगों को इससे या रेवा के इंडस्ट्रीज को इससे इलेक्ट्रिसिटी केवल नहीं मिलने जा रहा है, साथ ही साथ जो दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो में भी इस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा रहा है। बिसाइड्स रेवा, solar power plants are also being developed at सहजपुर, छतरपुर और नीमुच। ये तीन जगह में और सोलर पावर प्लांट को बैठाया जा रहा है, और जब ये सभी ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे तो हमारा जो टोटल आउटपुट होगा सोलर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का, वो 750 को भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट पॉइंट था इस वीडियो को।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखिए, आप घर में रहें और कोशिश करें कि जो भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उसको एक बार रिवाइज जरूर करें। एक बार रिवीजन से क्या होता है कि ये चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। ठीक है, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।